Hello students, myself Surendra Mohan Gupta from Newton College teaching 11th, 12th Maths and Accounts online and offline both। लेकिन ऑनलाइन तो गजब है, गजब। सिर्फ 4,000 रुपए में पूरे साल पर सब्जेक्ट, और वो भी चबा चबा के। मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं, हाँ मतलब रिकॉर्डिंग तो देंगे ही देंगे, लेकिन ऑन लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th अकाउंट्स का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिससे बच्चे घबराते हैं इतना बड़ा फॉर्मेट देखकर। लेकिन आज ये सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपको सिखाएगा कि उस बड़े से फॉर्मेट को आसानी तरीके से कैसे याद किया जा सकता है। और याद मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। आज बारीकियां सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। हो सके तो रजिस्टर लेके बैठिए, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखते रहेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएगा। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का मतलब है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश जैसी ही चीजें। कैश जैसी मतलब ऐसे चुटकियां बजाते ही जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे बैंक एटीएम जाइए और टर की आवाज आएगी और पैसा बाहर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो हम बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। खरीदी इसीलिए थी कि जरा सा रेट बढ़ेगा बेच देंगे भाई, इसीलिए हमने उसको खरीदा था। ठीक है जी। अब फ्लो का मतलब होता है चेंजेस, आना और जाना। मतलब ये जो कैश और कैश जैसी ही चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है। इट इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। मतलब कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, इट इज एन अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है। मतलब हम टोटल करेंगे कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश और कैश जैसी चीजें कहां से आ रही हैं, कहां यूज हो रही हैं, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस में जो जो एक्टिविटी होती है, वो कोई भी बिजनेस हो उसमें 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहली एक्टिविटी होती है पैसा अरेंज करने की। भाई पैसा होगा तभी तो बिजनेस होगा। जैसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि आप बिजनेस तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। ठीक है जी, चाहे लोन ले लो चाहे कुछ भी कर लो। तो बिजनेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंस अरेंज करना है। फाइनेंस तो कहां भाग रहा है भाई। तो सबसे पहले आपको बिजनेस में फाइनेंस अरेंज करना है, फाइनेंस। ठीक है जी। और बिजनेस के अंदर यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, और कंपनी के अंदर फाइनेंस कहां से आता है, थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन। ये देखिए, शेयर्स, डिबेंचर और लोन से पैसा आता है। पैसा आएगा ना तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज द फर्स्ट एक्टिविटी। ऐसे तो फॉर्मेट के हिसाब से ये वाली एक्टिविटी पहले है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो उस चीज को कह रहा हूं मैं। मतलब सबसे पहले आपके पास फाइनेंस होगा तभी आपका बिजनेस चल निकलेगा। और फाइनेंस जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में कहां से आता है, थ्रू शेयर, डिबेंचर एंड लोन। इशू ऑफ शेयर करोगे, इशू ऑफ डिबेंचर करोगे, लोन लोगे तो इन्फ्लो हो गया। इन्फ्लो मतलब आना, और जाएगा कब, इसका उल्टा, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन वापस कर रहे हो, पैसा जा रहा है। ठीक है। अब शेयर्स पर हम लोग को क्या देते हैं, डिविडेंड, तो इसलिए डिविडेंड पेड हो गया। देखिए कहां गया, ये रहा डिविडेंड पेड, पैसा जा रहा है। लोन लेंगे, डिबेंचर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड। तो ये आउटफ्लो हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। तो पैसा आया, पैसा गया। पैसा कहां गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। अब ये जो पैसा आया है, अब आप इसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। कहां इन्वेस्ट करोगे, इन द बिजनेस एंड आउटसाइड द बिजनेस। ये जो पैसा आ रहा है इसको आप कहां इन्वेस्ट करोगे, इनसाइड द बिजनेस एंड आउटसाइड द बिजनेस। मतलब आप बिल्डिंग खरीदोगे, आप मशीनरी खरीदोगे, आप फर्नीचर खरीदोगे। ठीक है, इनसाइड द बिजनेस। आउटसाइड द बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो कहने का मतलब आप जो पैसा अरेंज करके लाए हो शेयर से, डिबेंचर से और लोन से, अब आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो इसलिए इसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बिजनेस में या आउटसाइड बिजनेस करोगे। तो इनफ्लो कब होगा, जब आप असेट को बेचोगे, पैसा आ रहा है ना। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। पैसा जाएगा कब, जब परचेज ऑफ असेट्स करोगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे। पैसा कब आएगा, जब आप क्या करोगे, सेल ऑफ असेट्स करोगे। ठीक है जी। तो उससे आपका पैसा आएगा। और डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के किराए पर दे दी तो रेंट रिसीव्ड होगा, है कि नहीं है। अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो इंटरेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो का मतलब हो गया परचेज,
परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारी, ठीक है जी। और तीसरी एक्टिविटी है कि भाई आपने पैसा भी अरेंज कर लिया, अब उसको बिजनेस में या आउटसाइड द बिजनेस भी इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, बैठे रहोगे खाली? नहीं, जिस चीज के लिए आपने बिजनेस शुरू किया है वो बिजनेस करोगे, बर्तन बनाओगे या आपका फर्नीचर का बिजनेस आपने खोला है या गाड़ियां बनाने का बिजनेस खोला है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल मतलब वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब मेन, स्कूल के प्रिंसिपल को भी इसलिए प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब मेन। तो मेन एक्टिविटी जो आपकी जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू मतलब सेल जनरेट होगी, तो वो एक्टिविटी जो आपका मेन सेल जनरेट करेगी, जो सेल जनरेट करेगी उस एक्टिविटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैं गुड्स को बना रहा हूं, गुड्स को बेच रहा हूं, तो गुड्स को बेचना इसे प्रिंसिपल रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो मैंने ट्रक बनाने की कंपनी खोल ली, तो मैं ट्रक बनाकर ट्रक बेच रहा हूं, तो ये मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन एक बंदा जो पुराने ट्रक खरीदता है और पुराने ट्रक किसी को बेचता है, उसके लिए वो ट्रक जो है वो कमीशन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रक नहीं है, उसके लिए कमीशन, जो कमीशन उसको मिल रहा है, कमीशन वो दे रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। एक बैंक है, वो ट्रक को खरीदने के बदले में फाइनेंस कर रहा है, क्या हो आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये फाइनेंस ले लो, तो उसके लिए इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। मैं लोन ले रहा हूं मजबूरी में, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं लोन ले रहा हूं, तो मेरा काम है ट्रक बनाना, मेरा काम लोन लेना थोड़ी है, मजबूरी में लोन ले रहा हूं, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट बना वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। अगर मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरा काम लोन लेना लोन देना नहीं है, मैं तो मजबूरी में अपना फाइनेंस अरेंज कर रहा हूं। उसी तरह से अगर एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है, वो लोन ले रही है, या सॉरी फाइनेंसिंग कंपनी है, वो लोन दे रही है या वो कहीं से लोन ले रही है, तो उसके लिए इंटरेस्ट इज द फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अलग अलग तरह की कंपनियां देखी जाएंगी कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना इज ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसका देखिए फॉर्मेट। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईओआई। ईओआई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, अभी आया था थोड़े दिन पहले, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, कोई आग लग गई, तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। और उस लॉस को हमने वापस ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि इस तरह के जो भी लॉस हैं ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, हर रोज नहीं लगती। हमारा मेन काम आग लगाना नहीं है, हमारी मेन काम धरती को हिलाना नहीं है, हमारा मेन काम पानी फेंक के बाढ़ लाना नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है हमारी। तो इसके कारण जो लॉस हुआ है, ये जब हमने कभी पीएनएल बनाया होगा तो यहाँ पे हम लॉस को माइनस करते हैं, लॉस को माइनस करके ये वाला प्रॉफिट आया होगा। ये जो प्रॉफिट आया है कब आया है, इस लॉस को माइनस करके, लेकिन ये हमारा लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, और हम बात यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस इसको वापस प्लस कर देंगे। ये देखिए प्लस कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट निकालते समय हमने इसको माइनस किया था, तो हम इसको वापस प्लस कर देंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हमने ना इंश्योरेंस कराना होता है, हम बहुत ही दिमाग वाले बंदे हैं, ठीक है, हमको पता है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने अपने हेल्थ का मेडिक्लेम करा रखा होता है, उसी तरह से हमने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है। आग लग गई तो वहां से अब क्लेम मिलेगा, अब वो हमने यहां दिखा रखा है, इंश्योरेंस क्लेम, इनकम इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस इनकम क्लेम, वो पहले हमने प्लस किया हुआ है। मतलब जब हमने ये वाला प्रॉफिट निकाला था, जब हमने ये वाला प्रॉफिट निकाला था तो इस इनकम को क्या किया हुआ था, प्लस कर रखा था, लेकिन ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, हमारा काम आग लगाकर इंश्योरेंस क्लेम लेना नहीं है, तो इसको वापस कर दीजिए, वापस मतलब माइनस कर दीजिए। तो लॉस को वापस प्लस कर दीजिए क्योंकि पहले माइनस किया था, इनकम को वापस माइनस कर दीजिए क्योंकि पहले प्लस किया था। क्यों कर रहे हैं ऐसा प्लस माइनस, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है, देखिए कितना बढ़िया। अब आपने ऐड क्या करना है, ट्रिप। कई बार हम ट्रिप पे जाते हैं, पिकनिक पार्टी, ट्रिप, तो उसको हमने ऐड कर देना। टी मतलब टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन ये लेना आपने सेकेंड ईयर वाला, 2 साल का दिया होगा, जैसे 2011 2012, तो आपने कौन सा लेना है, सेकेंड ईयर वाला लेना है, 2012 वाला, ठीक है। क्योंकि टैक्स प्रोविजन एक ऐसी चीज है, पेमेंट करने से पहले इसका प्रोविजन करना पड़ता है। मतलब मेरे को जो नेक्स्ट ईयर
टैक्स पे करना है उसका आज मेरे को प्रोविजन बनाना है, और जो आज मैं टैक्स पे कर रहा हूं उसका पिछले साल बनाया था। ठीक है, तो टैक्स प्रोविजन मैं जो ये कर रहा हूं ये 2013 के लिए कर रहा हूं, तो 2012 में जो टैक्स का प्रोविजन कर रहा हूं ये अगले साल के लिए कर रहा हूं, अभी पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहां पर हमने टैक्स प्रोविजन लिखना है। तो प्रोविजन कौन सा बनाया होता 2012 में, 2013 के लिए। तो टैक्स प्रोविजन हमेशा सेकंड ईयर वाला लेना है। आर मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब जितना इंक्रीज करेगा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो हमने पहले से सोचा नहीं हुआ था, एकदम से प्रॉफिट बढ़िया हुआ, हमने डिक्लेयर कर दिया चलो कल ही हम 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे, पहले से नहीं सोचा हुआ था। ठीक है, एकदम से परमिशन ली शेयर होल्डर की मीटिंग में और दे दिया डिविडेंड। ठीक है, तो ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। जो पहले से सोचा हुआ था वो प्रपोज डिविडेंड होता है, और जो अभी अभी हमने किया वो इंटरिम डिविडेंड। और ये भी कहां लेना है, फर्स्ट ईयर वाला, ये ध्यान रखना। ये प्रपोज डिविडेंड भी आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, इंटरिम डिविडेंड भी आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, दोनों डिविडेंड जो आपको एडजस्टमेंट में दिए होंगे, इंटरिम भी और प्रपोज भी। इंटरिम डिविडेंड तो एज इट इज लिख देना है, प्रपोज डिविडेंड हमेशा फर्स्ट ईयर वाला लेना है, टैक्स प्रोविजन सेकंड ईयर वाला। तो क्या ऐड करना है, ट्रिप। सबसे पहले ऐड क्या करना है, ये जो लॉस पहले हमने माइनस किया था वापस प्लस कर देना है, जो इनकम हमने प्लस की थी माइनस करके ट्रिप। ट्रिप टैक्स प्रोविजन, रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। टैक्स प्रोविजन सेकंड ईयर वाला, इंटरिम डिविडेंड फर्स्ट ईयर वाला। ठीक है, इससे जो हमारा आएगा वो बिफोर टैक्स एंड यूआई आ गया। अब हमारा जो प्रॉफिट आया वो बिफोर टैक्स एंड यूआई आ गया। ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख देना। ये हमारी स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। इसके अंदर रुपीज के कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया इट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। अकाउंट के अंदर होता है डेबिट क्रेडिट, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 कॉलम बना लिए, रुपीज के क्या क्या आएगा बताता रहूंगा। तो वो जो पीछे वाले पेज से हम लाए थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई वो लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम, मतलब वो आइटम लिख रहे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। पहिया घूम रहा है, जो जो खर्चे होते हैं, पहिया घूम रहा है, जो जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग होती है। पहिया रुका हुआ है फिर भी काम हो रहा है, फिर भी खर्चा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। वापस कर रहे हैं हम उल्टा चल रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है, उल्टा चलने वाला मेथड है, क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश वाली आइटम लेंगे, नॉन कैश नहीं लेंगे, इसलिए हमने वापस प्लस कर दिया। समझ रहे बात को, ये मेथड वापस चलने वाला मेथड। हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं, उल्टा चल रहे हैं। 11th क्लास में हम सीधा चलते थे, पहले हम सेल्स लिखते थे, परचेज लिखते थे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर नेट प्रॉफिट निकलता था, फिर ये निकलता था, फिर वो निकलता था। अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो इसलिए जो जो चीजें हमने पहले माइनस प्लस कर रखी हैं हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉन कैश वाली भी और नॉन ऑपरेटिंग सारी। और इसका भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला, डिम्पल जी डिम्पल जी देखिए, डिम्पल डी का मतलब है डेप्रिसिएशन, ठीक है, आई का मतलब इंटरेस्ट, एम का मतलब वो खर्चे होते हैं ना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कौन से वाले, डेफर्ड रेवेन्यू, सैलरी वैलरी वाले नहीं, रेंट वाले नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारे आपने वापस प्लस कर देने। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले ही हो जाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले ही हो जाते हैं। और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है कि हम हमारी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन उसको डर लग रहा है, हो सकता है शेयर होल्डर सारे शेयर ना लें, तो वो अपने शेयर्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं कुछ लोगों से, उनका नाम है अंडर राइटर्स। कंपनी को डर लग रहा है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक सारे शेयर ना ले, तो वो शेयर्स का क्या करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस जिन बंदों से कराया जाता है उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स, और उनके बदले में जो कमीशन दिया जाता है उसको अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। ये ऐड हो जाए। और पी का मतलब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वैसे तो ये लायबिलिटी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कारण हम उसको क्या बोलते हैं, डेबिट में डिबेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा ना, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, उसको ऐड करना। ये ज्यादातर वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ होता है, ये डिबेंचर वाले चैप्टर में डिटेल में मैंने बताया है ये कैसे राइट ऑफ होता है, यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही नहीं या कम पड़ जाता है, तब इसको राइट ऑफ करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया जाता है यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं होता है या कम होता है, तब हम इसको यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L राइट ऑफ करते हैं, तब यहाँ पे आएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो मतलब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ठीक है, तो हम नीचे नोट लिख देंगे वी हैव अज्यूम्ड कि भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हमने यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L राइट ऑफ किया, तो तब लिख देना। या ऐसा भी नोट लिख सकते हो कि वी हैव अज्यूम्ड कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तब भी इन्होंने सिक्योरिटी मतलब क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, भाई बैलेंस शीट बनी हुई है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं। कई बार ना नोट्स के तौर पे दिया जाता है क्वेश्चन, अब उसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं नहीं है तो होगा। अब बैलेंस शीट अगर दे रखी है
तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बैलेंस शीट में नहीं है फिर तो होगा ही नहीं ना। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो इसका मतलब होगा ही नहीं, तब तो हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन कई बार नोट्स के तौर पर क्वेश्चन दिया जाता है, इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, उस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने ना दिया पर वैसे हो। बात समझ में आई? तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये ऑप्शनल चीज है, आप मान सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है फिर भी इन्होंने उससे राइट ऑफ किया होगा तो आप मत लिखना। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ जैसे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट लिख देना नीचे, ठीक है। उसके बाद हेल्प फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल जितनी कम हो रही, अगर गुडविल बढ़ रही है तो उसे परचेज ऑफ गुडविल मानकर, अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो उसे परचेज ऑफ गुडविल मानकर इन्वेस्टिंग में लिख देना। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो बन जाएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा, चाहे पेटेंट हो चाहे गुडविल हो, अगर वो बढ़ रहे हैं तो परचेज मान लेना, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मैंने बताया ना जो पहिया घूम रहा है उसके कारण जो खर्चे हो रहे हैं, जो इनकम हो रही है वो सब ऑपरेटिंग है। पहिया रुका हुआ है फिर भी कमाई हो रही है। भाई मैंने तो पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने के बाद जो मेरी इनकम हो रही है उससे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब अगर मान लो 1 साल नहीं भी पढ़ाता, गुरुजी की कृपा है वैसे तो पढ़ा रहा हूँ, अगर 1 साल नहीं भी पढ़ाता तो उस प्रॉपर्टी से किराया मिलता रहेगा, तो पहिया नहीं भी चल रहा फिर भी इनकम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो होती है ड्रिप। पहले क्या आया था, ट्रिप, फिर डिम्पल जी आई, अब आया ड्रिप। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। पहले आया था ट्रिप, फिर आया डिम्पल जी और फिर उसके बाद आ रहा है ड्रिप। तो इससे हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल आप जानते ही हैं, वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, तो उनकी इंक्रीज डिक्रीज आपने एड लेस कर देनी। ऐड क्या करना है, एक तरह से देखो वैसे लॉजिकल तो इसका अलग है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ज्यादातर हम चीजें क्या ऐड कर रहे हैं, जो हमारे खर्चे वर्चे हैं, लॉस है, खर्चे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर है। अगर हम वैसे इलॉजिकल, लॉजिकल नहीं इलॉजिकल अगर याद करें, भाई अगर मेरी करंट असेट्स कम हो रही तो मेरे को नुकसान हो रहा है ना, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही तो मेरे को नुकसान हो रहा है ना, उसको ऐड कर दिया। पहले भी सारी चीजें ऐसी ऐड करी। इनकम देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वही चीज है। अब इनकम कब होगी, जब असेट बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी। इलॉजिकल है ये, लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल, तो उसको माइनस कर दिया। तो इससे हमारे पास आ गया इनफ्लो। अब ऊपर हम इनकम ईओआई जो है वो माइनस करके आए थे क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं, लेकिन भाई पैसे तो मिले हैं और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपने देखना है कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ कहाँ जा रहा है। तो भाई इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा आया, अर्थक्वेक से जो पैसा आया, भाई आपने इंश्योरेंस करा रखा था, आपको क्लेम मिला, पैसा तो मिला है, तो कहीं तो ऐड करोगे, तो इसको आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो, ऐड इनकम ईओआई। और आउटफ्लो में पेमेंट ऑफ टैक्स फर्स्ट ईयर वाला, ऊपर सेकंड ईयर वाला हमने ऐड किया था, अब फर्स्ट ईयर वाला पेमेंट जो कर रहे हैं उसको आपने माइनस कर देना। तो इससे हमारी पहली एक्टिविटी आ गई। दूसरी एक्टिविटी नीचे लिखनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सेम वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, देखिए जो शुरू में बताया था वही सेम फॉर्मेट है ये वाला। इनफ्लो में सेल ऑफ असेट्स और आउटफ्लो में वही सेम चीज यहाँ पर आ जाती है। कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इससे जो बचेगा उसको बी, ये ए वाला यहाँ लिखना है, ये सेकंड कॉलम इस वाले काम में आता है, पहले ए लिखा फिर बी लिखा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम वही चीज है बिजनेस के अंदर और बिजनेस से बाहर जो जो आपने किया है, ठीक है। उसके बाद अरे ये देखिए, ये हमारी ऐड आ गई, न्यूटन कॉलेज, हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं सिर्फ 4,000 रुपए में पूरे साल। और हमारे चैनल को अभी आप जो देख रहे हैं ना, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको आगे फैलाइए अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी वही सेम है जो हमने पीछे पढ़ा कि शेयर्स, डिबेंचर और लोन इसके अंदर आता है। लोन लेंगे, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर लेंगे तो इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। इससे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी आंसर आ गया। तीनों को प्लस कर देना है, तीनों आंसर को प्लस करके ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और ये होती है, ये करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे दी होती है, ये करंट इन्वेस्टमेंट में दी होंगी दोनों चीजें। इनका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी। 3 आंसर हो गए ना, एक ऑपरेटिंग का, एक इन्वेस्टिंग का और एक फाइनेंसिंग का, 3 आंसर हो गए। तीनों को प्लस करके ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना, तो लास्ट में आपको के पास क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आता है जनरली वो एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो पहली एडजस्टमेंट है असेट अकाउंट। असेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, असेट अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टमेंट दे रखी है असेट अकाउंट की, किस पे बना रहे हैं, बुक वैल्यू के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है।
ये कब बनाएंगे? जब सिंगल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा। 1 साल का डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, 2 साल का आगे आएगा, 1 साल का जब डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा तब बनता है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, सेल वाला डेप्रिसिएशन कभी नहीं लेना। मतलब साल के दौरान अगर आपने कोई एसेट बेची हुई है, साल के दौरान अगर आपने कोई एसेट बेची हुई है, उसका कोई डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो इस अकाउंट में नहीं लेना। साल के दौरान अगर आपने कोई एसेट बेची हुई है, उसका कोई डेप्रिसिएशन दे रखा है, सेल वाला डेप्रिसिएशन, भाई ये ले लो सेल वाला, ये मशीनरी बेची थी, उसका नहीं लेना। तो आपने कौन सा लेना है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया बैलेंस ऑफ मशीनरी पे, वो लगाना। ठीक है, इधर आ जाएगा कैश सेल, लॉस ऑन सेल, इधर प्रॉफिट। ये ओपनिंग बैलेंस है एसेट का, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर केस में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? कैश परचेज। तो इसमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है वो सुनिए। सिंगल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, 2 साल का बैलेंस नहीं दिया होगा, तब ये मेथड लगेगा। और कौन सी वैल्यू पे लगेगा? बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं लगाना। दूसरा, अगर आपने साल के दौरान कोई एसेट बेची है, उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ, तो वो इस अकाउंट में नहीं लेना, टोटल वाला लेना। डेप्रिसिएशन, कैश सेल, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट उधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर कैश परचेज होगी। अब जब 2 साल का दिया होगा तब क्या करना है, देखिए। व्हेन 2 years बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे। असेट अकाउंट बनेगा कॉस्ट पर, पिछले वाले मेथड में क्या बन रहा था? बुक वैल्यू के ऊपर बन रहा था। इसमें बुक वैल्यू पे नहीं बनेगा, इसमें कॉस्ट पे बनेगा, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। उस मेथड में सेल वाला डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, इसमें लेना है। साल के दौरान कोई एसेट बेचते हैं, उसका डेप्रिसिएशन पिछले वाले में नहीं लिया था, इसमें लेना है। कहाँ लेना है? पहले यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा देना। जो भी साल के दौरान आप एसेट बेचोगे, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर वहां पहुंचा देना। ये देखिए, सेल वाला डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर केस में बचती है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो इस मेथड में यहाँ पे आ रही थी। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर था ना, वो डिम्पल जी का डी, डिम्पल जी का डी, डिम्पल जी का डी, वो चीज है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा। बाकी सेम है, कैश सेल, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, और बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी? कैश परचेज बचेगी। तो पिछले मेथड में क्या था? सिंगल अमाउंट डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसमें 2 साल, उसमें जो असेट अकाउंट बनता है वो बुक वैल्यू पे बनता है, इसमें असेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। उसमें सेल वाला डेप्रिसिएशन हमने इग्नोर कर दिया था, इसमें सेल वाला डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। बाकी चीजें सारी सेम है, बस ध्यान रखना डिफरेंस का। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनता है कई बार, एडजस्टमेंट अगर दे रखी हो। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? इधर टैक्स पेड आएगा, कैश टैक्स पेड, और इधर आएगा प्रोविजन मेड। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है ये। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऊपर ट्रिप में सेकंड ईयर वाला ऐड होता है और नीचे आउटफ्लो में फर्स्ट ईयर वाला, लेकिन जब अकाउंट बन रहा है तो ये और ये आएंगे। ये ऊपर ऐड होगा ट्रिप के अंदर, ये ट्रिप का टी है, ये ट्रिप का टी है, और ये ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है। ये ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है और ये ट्रिप का टी। ठीक है जी, उसके बाद है कई बार बोनस शेयर वाला पॉइंट आ जाता है। बोनस शेयर जो मतलब कंपनी फ्री में शेयर दे रही, वो अपना फंड रिजर्व से क्रिएट कर लेती है, पर वो पैसे कहां से ला रही है? रिजर्व से। तो जैसे 2 लाख के शेयर हैं और कंपनी ने रेशो रखी है 5:4, बोनस शेयर की फ्री में शेयर देने की रेशो रखी है 5:4। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो कंपनी 1 शेयर आपको फ्री में देगी। अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो कंपनी आपको 1 शेयर दे रही है, 1 शेयर है तो आपको 1/5 शेयर दे रही है। और आपके पास कितने शेयर हैं? 20,000। ये 2 लाख तो रुपए होते हैं ना, रुपए 2 लाख, लेकिन कंपनी आपको क्या दे रही है? 20,000 शेयर, यानी 4,000 शेयर फ्री में दे रही है। अगर आपके पास 5 शेयर है तो कंपनी 1 शेयर फ्री में दे रही है, 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 20,000 शेयर के बदले में 4,000 शेयर आपको फ्री में मिले। 4,000 शेयर का मतलब हो गया 40,000 रुपए। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, ये इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से 40,000 तो फ्री है, 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है ना, उसमें से 40,000 तो फ्री है। फ्री मतलब वो बोनस शेयर है। तो मतलब आपके पास इनफ्लो कितना हुआ पैसे का? आपके पास पैसा कितना आया? 60,000 रुपए। तो आप फाइनेंसिंग का इनफ्लो कितना लिखोगे? 60,000 रुपए। फाइनेंसिंग का इनफ्लो 60,000 रुपए, 1 लाख नहीं लिखोगे क्योंकि 40,000 तो फ्री में चलेगा, उसके बदले में पैसे थोड़े लिए। तो 5:4 का मतलब 5:1 का मतलब ये होता है। समझ गए बात को? गुड, इसको बार बार देखते रहोगे तो भी याद हो जाएगा। उसके बाद व्हेन डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नॉट गिवन। कई बार क्या होता है, देखो 2 लाख से 3 लाख हो गए, बता ही नहीं रखा कब हुए। ये 2 लाख से 3 लाख कब हुए बताया नहीं है इसके। अब जब ये नहीं बताया तो क्या मान के चलना है? ये आज ही हुए, आज ही 2 लाख से 3 लाख हुए। मतलब
आपने पूरे साल कितना यूज किया है? 2 लाख। क्योंकि 2 लाख से 3 लाख ये कब हुए हैं? आज हुए हैं। तो अगर ये 2 लाख से 3 लाख आज ही हुए हैं तो पूरे साल आपने कितना यूज किया है? 1 लाख यूज किया। तो ठीक है, सॉरी, पूरे साल 2 लाख यूज किया, तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 2 लाख पे लगेगा। इंटरेस्ट जो लगेगा वो 2 लाख के ऊपर लगेगा। 2 लाख से 3 लाख कब हुए? ये आज ही हुए। अगर आज ही हुए तो इसका मतलब पूरे साल आपने 2 लाख यूज किया, तो इंटरेस्ट 2 लाख पे लगे। ऐसे चाहे वापिस करो, चाहे शेयर इशू करो, चाहे डिबेंचर इशू करो, चाहे डिबेंचर वापिस करो, उसको ये मानना है। अगर डेट ना दे रखी, डेट दे रखी है फिर तो डेट के हिसाब से चलेंगे। अगर मान लो लिखा होता कि ये 2021 में इशू किए गए थे तो ठीक है, पूरे 3 लाख पे लगा देते। अगर यहाँ लिखा होता कि आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो 2021 में कर दिए थे 1 अप्रैल को, तो ठीक है, पूरे 3 लाख पे लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चुप है। चुप है तो क्या मानना है? आज ही ये डिवेंचर इशू हुए। ठीक है। उसके बाद व्हेन डिविडेंड और इक्विटी शेयर, अगर ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दो, तो आपको प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड देना पड़ेगा। पहले प्रेफरेंस शेयर के साथ रेट लिखा होता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये डिविडेंड देना। और वही सेम है कि अगर इशू की डेट नहीं दे रखी तो आप ये मान के चलेंगे आज ही इशू है तो ओपनिंग बैलेंस पे दे देना। क्वेश्चन चुप है तो सब कुछ ओपनिंग बैलेंस पे हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे हो जाता है अगर क्वेश्चन चुप है। तो डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर पे देने को कह रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर पे भी दे देना। और एक पॉइंट ये भी है बहुत बढ़िया, डिविडेंड टैक्स का, इनकम टैक्स 50,000 आपने पे करना है। उसमें लिखा हुआ है 5,000 रुपए का टैक्स डिविडेंड टैक्स है। टोटल आपने इनकम टैक्स कितना पे किया है? 50,000, उसमें 5,000 का डिविडेंड टैक्स है। तो क्या करोगे, जो उसमें से 50,000 का इनकम टैक्स है, 45,000 तो ऑपरेटिंग का इनफ्लो हो गया, वो लिखते हैं ना लास्ट में, आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग। बाकी 5,000 जो डिविडेंड टैक्स है उसको फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में लिखना है। तो डिविडेंड टैक्स अगर दिया हुआ है, डिविडेंड डिविडेंड समझ गए ना, डिविडेंड मैंने बताया था फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है, उसका टैक्स भी है, तो वो आपको फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में ले जाना। तो 50,000 का टैक्स था, उसमें 45,000 रुपए जो है वो आपका नॉर्मल आउटफ्लो है ऑपरेटिंग का, 5,000 रुपए आपका डिविडेंड टैक्स है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक और है कि कई बार प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक असेट, जैसे जो प्रॉफिट होता है ना, असेट को आप बेचते हो, तो वो ज्यादातर कहाँ लिखा जाता है? वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा जाता है, इसलिए हम वहां पे ड्रिप में उसको माइनस करते हैं। लेकिन अगर उसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व में डाल दिया प्रॉफिट को, तो फिर आपने प्रॉफिट की अलग से एंट्री नहीं करनी। प्रॉफिट की अलग से एंट्री नहीं करनी मतलब आपने ड्रिप के अंदर पी वाले में एंट्री नहीं करनी अगर कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।